नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल के लिए हमारा लक्ष्य सीरीज शुरू हो चुका है साथियों, जो कि आपका आरपीएफ एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये क्लास आपका तैयार किया गया है, जो कि आपका जीके जीएस में 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए क्लास आपका काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। कहीं ना कहीं इस क्लास से आपको जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो साथियों क्लास में अंत तक बने रहिए, और साथियों क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपको बताना है कि जो आपका जो विवाद होता है, दो राज्यों के बीच जो आपका विवाद होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपका किसके तहत ये जो है इसको हल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसको किसके तहत हल किया जाता है, आइए इसका सलूशन देख लेते हैं। तो साथियों ये मूल क्षेत्राधिकार के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है हम लोग का मूल क्षेत्राधिकार के द्वारा जो है हम लोग का ये जो दो राज्यों के बीच जो आपका विवाद होता है उसको क्या किया जाता है, उसका हल को निकाला जाता है, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक, समझ में आ रहा। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसीलिए आपका जो ये क्लास है और ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पहला ही पॉइंट में हम लोग को बता दिया गया है कि दो राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के तहत ये इसका हल किया जाता है। और हम लोग का सेकंड ये भी हम लोग का मुख्य बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अनुच्छेद 131 अपने मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मूल क्षेत्राधिकार जो है हम लोग का कौन सा आर्टिकल के मतलब अंतर्गत आता है साथियों, तो ये हम लोग का आता है आपका 131 के अंतर्गत आता है आपका मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित। आइए आगे हम लोग का कुछ निम्नलिखित देख सकते हैं यहाँ पर मामले से संबंधित हम लोग का कुछ मुख्य बिंदु है, इसको भी आप एक बार के लिए देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, पूछा जा रहा है कि 1890 में 1809 ईस्वी में लॉर्ड डेस ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ आपका अमृतसर के संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आपको बताना है कि 1809 में आपको बताना है कि किसके बीच जो आपका महाराजा रणजीत सिंह के साथ आपका अमृतसर के संधि जो हुआ है ये 1809 में हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का चार्ल्स टी मेटकाफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 2 में है, चार्ल्स टी मेटकाफ हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1809 ईस्वी में लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो है आपका अमृतसर का संधि हुआ था 1809 में। तो इतना कुछ आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग का अमृतसर के संधि यहाँ पर इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको दिया गया है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार के लिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का कुछ यहाँ पर अगला हम लोग का जो मुख्य बिंदु है इसको भी एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के हिसाब से वह भारत आने वाले पहले अंग्रेज क्या थे आपका रईस थे। ठीक है, कौन, ये कॉर्नवालिस। अगला हम लोग का क्या है, वह गवर्नर जनरल का पद संभालते हैं और भारत में पहले संसदीय गवर्नर जनरल भी हैं। आगे हम लोग का ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब हेस्टिंग पर बात करते हैं, तो हेस्टिंग हम लोग का उसका कब से कब तक, ये 1813 से लेकर 23 तक भारत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो है आपका 10 वर्ष तक लंबा कार्यकाल रहा था। और इनके द्वारा उनका क्या कार्यकाल हस्तक्षेप और युद्ध नीति के लिए जाना जाता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट। क्या बोला जा रहा है, ये हेस्टिंग का जो कार्यकाल था उस बीच में हम लोग का हस्तक्षेप और युद्ध की नीति के लिए ये जो है जाना जाता है हेस्टिंग। आइए अब आगे हम लोग का ये विलियम बेंटिक भी हम लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल जो है भारत में कब से कब तक, तो 1828 से लेकर आपका 35 तक इन्होंने कार्य किया, ये कार्यकाल रहा। और विलियम बेंटिक के द्वारा आप देख सकते हैं तो 28 से 35 और 1831 में अपील और सर्किट के प्रांतीय न्यायालयों की ये इन्होंने क्या क्या समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इनके द्वारा आप देख सकते हैं ये जो सती प्रथा है, सती को वर्ष 1829 में समाप्त कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, कब? 1829 में सती को समाप्त कर दिया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि एलो एलोडर्फ एलोडर्फ कप 2024 में किन दो भारतीय बल्लेबाजों ने भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपको बताना है। एलोडर कप 2024 में कौन से दो भारतीय जिन्होंने आपका मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, आइए देख लेते हैं। तो ये हम लोग का 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा हम लोग का? निकहत जरीन हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा। निकहत जरीन के द्वारा आपका एलार्ड कप 2024 भारतीय मुक्केबाजी को जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है कौन सा कैटेगरी में है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए गणेश उत्सव 2024 का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो असम सरकार के द्वारा जो अब हाल ही में गणोत्सव 2024 का उद्देश्य क्या रहा था, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, ये देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का सरकारी स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन। क्या बोला जा रहा है? सरकारी स्कूल में छात्रों का प्रदर्शन। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन इसका क्या था आपका? गुणोत्सव उत्सव का आपका मुख्य उद्देश्य था, सरकारी स्कूल में छात्रों का मूल्यांकन, ठीक है, करना। इसके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तार से दिया गया है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना। ये जो होता है आपका महोत्सव, ये महोत्सव जो है हम लोग का भारत का कौन सा राज्य में मनाया जाता है, ये जो है महोत्सव, आइए देख लेते हैं। तो इसको बताना है साथियों। महोत्सव जो है ये हम लोग का नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? ये महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, जो कि नागालैंड के एओ जनजाति के बीच ये विशेष महोत्सव के रूप में ये महोत्सव ये मनाया जाता है नागालैंड में। एजो जनजाति, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ का ये मूल निवासी है, तो ये नागालैंड के निवासी हैं। और ये जो है उत्सव आपका खेतों में बुआई के बाद ये मनाया जाने वाला त्यौहार है हम लोग का, महोत्सव है। कौन सा? ये महोत्सव। आइए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर त्यौहार है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं राज्य और उससे संबंधित आपका इधर त्यौहार है, ठीक है। नागालैंड पर देख लेते हैं। नागालैंड में हम लोग का ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है महोत्सव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका महोत्सव है, और उसके बाद सेक्रेनिया, ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हॉर्नबिल हो गया, महोत्सव हो गया, और सेक्रेनिया हो गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पर चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश पर हम लोग का हो जाएगा आपका लोसर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ड्रीम महोत्सव, सॉन्ग महोत्सव, रेह महोत्सव, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट है। लोसर महोत्सव, ड्रीम महोत्सव, सॉन्ग महोत्सव और रेह महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम पर चलते हैं। तो मिजोरम में हम लोग का चापचारकूट मिजोरम, मीमकूट और आपका पावलकुट। ये जो कूट वाला आएगा तो आपको सीधा डायरेक्ट टिक कर देना है। कहाँ पर? ये मिजोरम पर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का अगला है मेघालय पर चलते हैं। तो मेघालय में खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव, ये कुछ महत्वपूर्ण है मेघालय का, खासी, वांगला और रानीकोर। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है असम का जो मुख्य त्यौहार है, जिसमें बिहू हो गया, माजुली महोत्सव हो गया, असम चाय महोत्सव हो गया, और आपका ये अम्बुवासी महोत्सव जो है ये आपका
असम से संबंधित है। तो ये स्लाइड आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इससे संबंधित आपको जो भी आपका त्यौहार से संबंधित आपका जो प्रश्न है, इससे कहीं ना कहीं इस स्लाइड से आपको देखने को मिलने का काफ़ी प्रबल संभावना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, आपको बताना है साथियों। तो कार्बन का हम लोग का संयुक्त रूप कौन सा नहीं है, तो इनमें से हम लोग का हो जाएगा साथियों आपका जो हीरा है, हीरा हम लोग का कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ठीक है, हीरा हम लोग का कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कार्बन तत्व प्रकृति में प्रचुर मात्रा में आपका उपलब्ध, ये मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्था में मौजूद होते हैं, यानी कि ये मुक्त रूप में भी पाए जाते हैं, फ्रीली स्टेट में भी पाए जाते हैं, और किसी के साथ आपका जुड़ के भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं मुक्त अवस्था में जो है आपका कार्बन का हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये देख लेते हैं। हम लोग का पूछा गया था अच्छा, कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ठीक है, ये जो है कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, ठीक है, ये जो है हम लोग का कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। कौन, ये हीरा और ग्रेफाइट है, कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है साथियों। संयुक्त रूप में हम लोग का यहाँ पर देख सकते हो, संयुक्त अवस्था में निम्नलिखित यौगिकों में पाया जाता है, ये आपका मुख्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्लाइड। ये जो हम लोग का मुक्त अवस्था में कौन कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये आपका हीरा और ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो संयुक्त अवस्था में मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के आते हैं, तो उनमें आपका कौन कौन आएगा, जैसे कार्बन का प्रूफ में कौन हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर हो जाएगा और केलामाइन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन पर बात करते हैं, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन पर। उसी प्रकार से कार्बन युक्त पोषक तत्वों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस प्रकार से कार्बन युक्त आपका पोषक तत्व। अब आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक फाइबर पर चलते हैं। तो प्राकृतिक फाइबर में हम लोग का हो जाएगा आपका कपास, ऊन और रेशम। क्या हो जाएगा आपका हम लोग का कपास, ऊन और रेशम। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से साथियों बोला जा रहा है कि खेल के मैदान में एक एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो खेल के मैदान में आपका एथलीट के हृदय की धड़कन की दर को जानने के लिए हम लोग को कौन सा जो है उपकरण का प्रयोग में लेते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसमें साथियों हम लोग का होता है आपका रेडियो टेलीमेट्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रेडियो टेलीमेट्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोमैनोमीटर हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एथलीट का हृदय का धड़कन का दर है, उसको जानने के लिए हम लोग का ये उपकरण का प्रयोग में लेते हैं, किसका, ये रेडियो टेलीमेट्री का। आइए भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट में हृदय की धड़कन की दर, धड़कन या संकुचन की संख्या को हृदय गति कहते हैं, जो कि आपका कितना होता है, आपका 60 से लेकर 80 बीट पर मिनट होती है। और इसको जैसे कि आपका हालांकि 72 बीट प्रति मिनट सामान्य क्या होता है, सामान्य हृदय की गति माना जाता है। अब जैसे खेल जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान हृदय की गति जो है आपका बढ़ जाती है, और व्यायाम की तीव्रता के आधार पर ये 140 से लेकर आपका 180 बीट प्रति मिनट तक हो जाती है, ये ठीक है। ये हम लोग का पूछा गया है। मानव शरीर में आपका कामकाज निगरानी के लिए उपयोग में किए जाने वाले कुछ उपकरण यहाँ पर आपका दिया गया है। जैसे आपका स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर आपका कौन सा प्रयोग में लाया जाता है, तो स्पायरोमीटर हम लोग का फुफ्फुसीय कार्यों के नैदानिक मूल्यांकन के सहायता के लिए करता है, ठीक है, ये स्पायरोमीटर। आइए उसी प्रकार से यहाँ पर रेडियो टेलीमेट्री जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रेडियो टेलीमेट्री आप देख सकते हैं रेडियो संकेतों का उपयोग करती है, और अदृश्य और मुख्य विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है, जो कि यहाँ पर आप हम लोग का ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, जो कि रेडियो टेलीमीटर का उपयोग खेल के मैदान में जो हृदय गति की, श्वसन दर, रक्तचाप और
आंकड़ों का क्या करता है, आसपास के स्थानों को प्रेषित किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रक्त दाब मापी जो है, रक्त दाब मापी आपका स्पेग्नोमीटर नामक एक उपकरण आमतौर पर मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है रक्त दाब मापी के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है साथियों, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि यह क्या नौकरियों की कमी के कारण नहीं होता है। स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है किसको, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्वैच्छिक बेरोजगारी होता है, क्योंकि यह नौकरी की कमी के कारण नहीं होता। मतलब यह नौकरी के कमी के कारण यह स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होता। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो घर्षण बेरोजगारी होता है यही हम लोग का क्या होता है, स्वैच्छिक बेरोजगारी होता है, जो कि आपका नौकरी की कमी के कारण ये नहीं होता है। ठीक है, ये घर्षण बेरोजगारी। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो हम लोग का सही उत्तर हो गया आपका घर्षण बेरोजगारी। तो अब ये तो हम लोग का हो गया। अब इसके बारे में यहाँ पर साथियों आपका डिटेल भी दिया गया है, जैसे यह नौकरियों के बीच आपका समय अंतराल को संदर्भित करता है। जब कोई व्यक्ति नए नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरी बदल रहा होता है, तब हम लोग का ये जो है घर्षण बेरोजगारी आपको कहलाता है वो समय। अब सरल शब्दों में ये कर्मचारी को नई नौकरी की तलाश करने या मौजूद नौकरी में स्थानांतरित करते समय आवश्यकता होती है या अपरिहार्य समय की देरी घर्षण बेरोजगारी कहलाता है। उस दौरान जो जब वह दूसरे कार्य के लिए क्या करता है, प्रयास करता है, खोजने का काम करता है, तो उस समय उस टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बेरोजगारी के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, घर्षण बेरोजगारी स्वैच्छिक माना जाता है। वो क्या स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है, वो अपना इच्छा के अनुसार ये स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि वह नौकरी की कमी के कारण नहीं, क्योंकि वो तो पहले से नौकरी में कार्यरत है। ठीक है, और वो नौकरी में कार्यरत होते हुए भी क्या कर रहा है, अब दूसरे जॉब को ढूंढने के लिए वो क्या कर रहा है, समय दे रहा, प्रयास कर रहा, जो भी हो उसी को क्या बोलते हैं, स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है। लेकिन जो क्या आपका नौकरी के कमी के कारण नहीं, वो नौकरी में कार्यरत पहले से है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घर्षण बेरोजगारी। अब साथियों हम लोग बढ़ते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। यह तब होता है, ये साथियों ये आपका इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है कि यह तब होता है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, यह तब उत्पन्न होता है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। मतलब जितना मान के चलिए ये कोई कार्य करने के लिए आपको 10 व्यक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर 15 व्यक्ति को अब वहाँ पर क्या कर देंगे, सिलेक्शन करेंगे उस कार्य को करने के लिए, तब ये हम लोग का अवस्था जो होता है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अवस्था होता है। अब यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और क्या असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कृषि और असंगठित क्षेत्र, ठीक है, जो हम लोग का खेती बाड़ी ये सब में जो काम किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है आपका आवश्यकता से अधिक जो है उसमें आदमी को क्या किया जाता है वहाँ पर लगाया जाता है, जिस वजह से हम लोग का ये जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि असंगठित क्षेत्रों में। असंगठित क्षेत्रों का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी आपका क्या बोलेंगे नियम कानून प्रकार का नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सरकारी कार्य या फिर कोई सा भी ऐसे कार्य है जहाँ पर जैसे ठेकेदारी के द्वारा, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पर जितना आदमी की आवश्यकता होती है उतने आदमी को वहाँ पर कार्य में लगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। आइए आगे चलते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी पर बात करते हैं साथियों। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, यह वर्ष की कुछ मौसमों के दौरान यह होता है। ध्यान देना है, ये मौसमी बेरोजगारी है तो मौसम से रिलेटेड होगा, ये आपको ध्यान में आ गया। यह वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान, मतलब कुछ मौसम जैसे वर्षा हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा गर्मी का मौसम हो गया, तो इस प्रकार से जो मौसम का है ठंडा हो गया, तो इस प्रकार का जो मौसम है उसके अनुसार ये उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से खेतिहार मजदूरों में पाया जाता है। आवश्यक जरूरी है, खेतिहार मजदूरों में ही पाया जाता है मौसमी बेरोजगारी। अगर जो हम लोग का
किसान साथी होते हैं, किसान भाई होते हैं, तो वो जो होते हैं क्या करते हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, आपका जो मौसम है, मौसम पर भी सारा कुछ निर्भर किया जाता है कि मौसम अगर क्या बोलेंगे, अगर अच्छा खासा अगर बारिश हो गया तो फसल अच्छा होगा, धूप अच्छा से देगा तो अच्छा, धूप अच्छा से देगा, बारिश भी होगा, तो जिस प्रकार से मौसम अगर सपोर्ट करेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो किसान भाई है उन लोग को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कि मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। ये आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको समझना है साथियों। ठीक है, ये आपको इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाएगा, इसको फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स का, इसको समझ के करना होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसको रट्टा मार के आप नहीं हल कर सकते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो ये साथ में आपका बाजार में उपलब्ध नौकरियों, और क्या बोला जा रहा है कि संरचनात्मक जो बेरोजगारी होता है, यह बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच ये बेमेल होने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है कि बाजार में उपलब्ध जितने भी हम लोग का मार्केट में अभी उपलब्ध नौकरियां हैं, और बाजार में उपलब्ध जितने भी आपका श्रमिक का कौशल है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जगह है और वहाँ पर आपका जो श्रमिक यानी कि जो मजदूर है, काम करने वाले श्रमिकों का कौशल के बीच ये क्या होता है, आपका बेमेल होने से उत्पन्न होता है, मतलब बैलेंस नहीं होने से ये हम लोग का उत्पन्न होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग का चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, ये इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये साथियों, ये एक यह व्यापार चक्र का परिमाण होता है, परिणाम होता है। ये किसका परिणाम होता है, यह व्यापार चक्र का परिणाम होता है। यह मंदी के कारण बेरोजगारी पैदा होता है। ठीक है, मंदी के कारण आपका क्या हो जाएगा, आपका बेरोजगारी पैदा होगा, और आर्थिक विकास के साथ इसका गिरावट आती है। जो कि पैसा कौड़ी का जो मामला होता है फाइनेंशियल का, उसका उसका विकास के साथ साथ क्या होता है, विकास के साथ आपका गिरावट आती है, मतलब उसका वृद्धि की जगह क्या हो जाएगा, उसका घाटा में जब चले जाएगा आर्थिक विकास का जगह, तब हम लोग का ये जो बेरोजगारी आपका चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत समस्या नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हम लोग का इस प्रकार से है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने क्या प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, वो उद्देश्य नहीं था, ये आपको बताना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक वर्षों में जो है कौन सा उद्देश्य नहीं था, ये आपको बताना साथियों। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रों का एक राष्ट्र में बांधना, भारतीयों को एक राष्ट्र में बांधना, एक आम अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना, या फिर आम राजनीतिक गतिविधियों के साथ आम राजनीतिक मंच तैयार करना, या फिर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, क्या हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। तो एकदम पूरा पूरी एक दूसरे से हम लोग का कनेक्ट जैसा लग रहा है, तो इसका बड़ी कन्फ्यूजन है। क्या हो जाएगा साथियों, भारतीयों का एक राष्ट्र में बंधना, या फिर क्या होगा, ये इसका आंसर देख लेते हैं। तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये हम लोग का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। क्या था आपका, ब्रिटिश शासन से क्या था आपका, स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य था किसका, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अच्छा नहीं था, अच्छा ये देखिए नहीं था, नहीं बोला गया। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। जो हम लोग का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में स्थापना हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों को एक राष्ट्र में बंधना, ये था। आम अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व करना, ये भी था। और ये भी था, ये हम लोग का नहीं था कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये नहीं था। आइए, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था एओम के नेतृत्व में। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट साथियों, आपका 72 प्रतिनिधित्व। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला
पहलवान का नाम बताना, तो साथियों ये ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान का नाम ये क्या हो जाएगा, तो भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने जो है आपका पहली ओलंपिक पदक विजेता रही है। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मालिक। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो साक्षी मालिक हम लोग का ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम क्या है, महिला पहलवान रही है। और इन्होंने जो आपका रियो ओलंपिक 2016 में ये कांस्य पदक विजेता रही थी, और किसी भी क्षेत्र में ओलंपिक पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में, मतलब कोई सा भी क्षेत्र में जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं क्या क्या बोला है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, अच्छा पहलवान, हाँ यहाँ पर नोट कीजिएगा कि पहलवान पूछेगा तभी हम लोग का ये साक्षी मालिक होगी, ठीक है। अब अगर प्रथम ये साक्षी मलिक, और यहाँ पर अगर हम लोग का ये देखा जाए तो ये हम लोग का कितने नंबर के ये रही है ओलंपिक विजेता, तो ये चौथी भारतीय महिला थी, ठीक है, चौथी महिला थी। अब आगे देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीती है, ठीक है। तो ये अगर प्रथम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला। अगर पहलवान में प्रथम महिला पूछा जाएगा तो ये आपको बताना है उस समय कौन, साक्षी मलिक। ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लेते हैं जैसे आपका पीवी सिंधु पर बात करते हैं। तो पीवी सिंधु ओलंपिक रजत जीतने वाली प्रथम क्या पहली भारतीय महिला बनी है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला। और उसी प्रकार से ये इन्होंने जो है रियो ओलंपिक 2016 में जीती है बैडमिंटन के क्षेत्र में। और ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला भी कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पीवी सिंधु, जो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। अब आगे चलते हैं साथियों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, एनडीपी यानी कि ये भी हम लोग का इकोनॉमी से रिलेटेड है। एनडीपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है, ये आपको बताना। तो एनडीपी जो है इसका गणना के लिए हम लोग का कौन सा जो है फॉर्मूला अच्छा सही है, ये आपको बताना कौन सा फॉर्मूला ये सही है। आइए देख लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला सही होगा, 1 2 3 4 इनमें से बताइए कौन सा होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं एनडीपी का हम लोग का सही सूत्र क्या होगा। तो सही सूत्र हम लोग का हो जाएगा आपका एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा आपका, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 में दिया हुआ है, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ये हम लोग का सही फॉर्मूला है किसका, एनडीपी का। आइए आगे चलते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप एक बार आराम से पॉज करके यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एलएनटी को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना मिली है, ये आपको बताना है। तो लार्सन एंड टूब्रो जो है कौन सा देश में आपको ये सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए इनको एक क्या मिला है, परियोजना मिला है। तो कौन सा देश हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए उत्तर इसका संयुक्त अरब अमीरात में जो है ये लार्सन एंड टूब्रो को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना मिला है। क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लार्सन एंड टूब्रो को जो संयुक्त अरब अमीरात में सौर ऊर्जा को स्थापित करने के लिए आपका एक ऑर्डर प्रस्तावित किया गया है, मिला है। चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से साथियों कि बोला जा रहा है आपका
कौन सी नदी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, आपको बताना है। पहला कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है, कावेरी है। क्या हो जाएगा साथियों, इसको आपको बताना है कि कौन सा नदी जो है आपका ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख का निर्माण जो है इनमें से हम लोग का कौन सा नदी करती है, तो नर्मदा नदी हम लोग का ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। नदी से संबंधित कृष्णा पर बात करते हैं। तो कृष्णा हम लोग का यह पूर्व बहने वाली जो है नदी, जो कहाँ से, ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से ये निकलती है, इसको ध्यान रखना है। और ये कौन कौन सा स्टेट से होकर बहती है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा होते हुए जो है ये पूर्व में कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे साथियों आपका यहाँ गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये आपको ध्यान रखना है कि चौथी सबसे बड़ी नदी के बारे में अगर कहा जाए तो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद। ये अब इसके बारे में यहाँ पर जैसे कृष्णा के बाएं ओर से सहायक नदी जैसे भीमा हो जाएगा, डिंडी, पेरू, ये मूसी, ये कृष्णा का क्या है, सहायक नदी। ये दो महत्वपूर्ण है, भीमा और ये आपका मूसी, ये दो महत्वपूर्ण इसका सहायक नदियां हैं, भीमा और मूसी कृष्णा का। आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग इसके दाहिने ओर से जो हम सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कोयना नदी कृष्णा का सहायक नदी है। पंचगंगा ये भी हम लोग का इम्पोर्टेंट है। दूध गंगा, वेना और मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, ठीक है। ये जो हम लोग का राइट साइड से मिलने वाले हम लोग का जो ये प्रमुख सहायक नदी कृष्णा का, लेफ्ट साइड में तो हम लोग का भीमा और मूसी महत्वपूर्ण हो गया कृष्णा का। अब राइट साइड में अगर देखा जाए तो राइट साइड में हम लोग का जितने भी यहाँ पर दिया गया है ये सारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका कोयना भी है इम्पोर्टेंट, पंचगंगा भी इम्पोर्टेंट है, दूध गंगा भी इम्पोर्टेंट है, वेना, मलप्रभा, घाटप्रभा और उसके साथ साथ ये तुंगभद्रा। तो ये जितने भी यहाँ पर राइट साइड वाले हैं तो चारों ये हम लोग जितने भी है सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं जैसे कि आपका महानदी पर बात करते हैं साथियों। तो महानदी के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। तो ये कहाँ से निकलने वाली नदी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकरण्य की उत्तरी तलहटी से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के दंडकरण्य के उत्तरी तलहटी से ये निकलने वाली नदी है, ठीक, ध्यान में रहेगा। नदी जल क्षमता और बाढ़ उत्पन्न क्षमता में जो है प्रायद्वीप में नदियों की प्रमुख नदियों में से एक है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो साथियों हम लोग का बाएं ओर से मिलने वाले यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे दाहिने वाला देख लेते हैं। तो दाहिने वाला भी हम लोग का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ओंग बोल के है। तो इसमें महानदी में हम लोग को उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिर्फ आपको दंड कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल, और ये भी हम लोग का कहाँ पर मिलती है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे कि आपका कावेरी नदी पर चलते हैं। तो कावेरी नदी हम लोग का दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में जो है पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से ये निकलती। कहाँ से, कावेरी नदी हम लोग का पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से ये निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है, याद रहेगा सर। कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदियों में से यहाँ पर हेमावती एक महत्वपूर्ण है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हम लोग का काबिनी है और भवानी है, ठीक है। ये कुछ आपका 2-3 इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। भारत कैलेंडर के अनुसार आपको बताना है कि हेमंत ऋतु किन महीने में आती है, ये आपको बताना साथियों। तो हेमंत ऋतु आपको बताना है कि कौन सा महीने में आती है भारत कैलेंडर के अनुसार। आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका शीर्ष पोष में, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि शीर्ष पोष के महीना में जो है ये भारतीय कैलेंडर के आपका हेमंत ऋतु ये शुरू होता है, ठीक।
आइए इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में देख लेते हैं। मार्गशीर्ष पौष हो जाएगा। अब ये हेमंत ऋतु जो है मार्गशीर्ष पौष हो जाएगा। और 4 ऋतुओं में से यहाँ पर आप हेमंत ऋतु क्लेनो वर्णित 4 ऋतुओं में से एक है, सूर्य की स्थिति पर आधारित है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का ये हेमंत ऋतु के बारे में जो है आपका पूर्व सर्दियों का मौसम है ये कुछ है। चलिए मार्गशीर्ष पौष के महीने में आपका ये महीना देख सकते हैं नवंबर दिसंबर, और ये दिसंबर जनवरी के बीच बीच जो है ये हम लोग का मार्गशीर्ष का जो है ये क्या होता है आपका ऋतु होता है। चलिए आगे हम लोग का जैसे भाद्र श्रावण भाद्र जो है ये कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर जो महीना ये देख सकते हैं। उसी प्रकार से ये चैत्र वैशाख का ये मार्च अप्रैल और अप्रैल मई के बीच का समय होता है। श्रावण में हम लोग का क्या हो जाएगा जुलाई अगस्त का बीच, और अगस्त सितंबर का बीच श्रावण हो गया। चैत्र प्रभात करते हैं मार्च अप्रैल का बीच और अप्रैल मई का बीच। जेठ आषाढ़ का बारे में देखा जाए तो जेठ आषाढ़ हो जाएगा मई जून और आपका जून जुलाई के बीच जेठ आषाढ़ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये आपको बताना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्राप्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा साथियों, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हम लोग का हो जाएगा आपका कर्णम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएगा साथियों आपका कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली भारतीय महिला रही है। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए आपका दिया गया है इसके बारे में, जो कि कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका भारोत्तोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का भी विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है किसको, ये कर्णम मल्लेश्वरी को। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा ओलंपिक में, तो ये सिडनी ओलंपिक 2000 में। ठीक, अब कर्णम मल्लेश्वरी ने आपका यहाँ पर स्नैच और क्लीन और जे आर के श्रेणियों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 और 130 किलोग्राम भार उठाकर। चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका जैसे कि आप देख सकते हैं ऐतिहासिक उपलब्धियों में से उन्होंने एक त्वरित घरेलू नाम बना दिया, और जनता ने उन्हें द आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है, तो कर्णम मल्लेश्वरी को। ये आपको ध्यान रखना, कर्णम मल्लेश्वरी द आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब साथियों हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेयर है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर साक्षी मलिक के बारे में देख लेते हैं। तो ये साक्षी मलिक एक भारतीय महिला पहलवान है, और जिन्होंने यहाँ पर रियो डी जेनेरियो 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। उसी प्रकार से दीपा कर्मकर के बारे में देख लिया जाए तो पहली जिम्नास्टिक बनी है। मनिका बात्रा के बारे में देखा जाए तो ये टेबल टेनिस के एक प्रमुख जो है खिलाड़ी है मनिका बात्रा टेबल टेनिस से। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से साथियों कि ड्रिबलिंग डैश खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो साथियों ये ड्रिबलिंग जो है आपका कौन सा खेल से संबंधित है, इनमें से आपको बताना है। तो ड्रिबलिंग हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ये क्या, ये ड्रिबलिंग जो शब्द है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो हम लोग का सही उत्तर हो गया आपका ड्रिबलिंग हम लोग का बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले क्या है, ये जो है आपका ज़मीन पर उछलता है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट बैडमिंटन से संबंधित जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन थे, ये आपको बताना है साथियों। तो झांसी की रानी को हराने वाला जो अंग्रेज जनरल था कौन था, तो ये हम लोग का ह्यूरोज हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ह्यूरोज के द्वारा झांसी की रानी को हराया गया था जो अंग्रेज जनरल थे।
आइए अब रानी लक्ष्मीबाई बाई के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपका झांसी के भारत में झांसी की मराठा क्या रियासत की रानी थी। कौन? ये रानी लक्ष्मीबाई। अब इन्होंने आप देख सकते हैं कि 1857 के भारतीय विद्रोह में सर ह्यूरोज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आपका युद्ध लड़ा था। ठीक है, और ये जो है आपका इन्होंने कब्जा कर लिया है। कब? ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे हम लोग का रानी लक्ष्मीबाई जो है ये आपका देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के फूल बागान में स्थित है। समाधि कहाँ है? ग्वालियर के फूलबाग उद्यान में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। आगे चलते हैं। तो अगला हम लोग का कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट सोसाइटी से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर पाउलूरी सुब्बा राव जो है, जिसको एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन से संबंधित रखता है? राज्यों में हम लोग का विधान परिषद से के गठन से संबंधित हम लोग का कौन सा अनुच्छेद जो है ये रखता है? ये आपको बताना है। कौन हो जाएगा साथियों? जो अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद का गठन से संबंधित रखता है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग का 169 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि राज्यों में विधान परिषद के गठन के बारे में यहाँ पर क्या करता है? संबंध रखता है। 169 हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल में देख लीजिए। जी यहाँ पर आपका जैसे कि 169 भारतीय राज्यों में संविधान परिषद के बारे में आपका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और यहाँ पर जो है आप पूरा डिटेल में यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं साथियों। आगे हम लोग का जो मुख्य बिंदु है यहाँ पर, जैसे अनुच्छेद 223 के बारे में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित ये है। चलिए अब 233 जो ये आपका जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर बात करता है 233 में। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था, ये आपको बताना है। तो एशियाई खेलों का जो सुझाव है ये सबसे पहले कहाँ दिया गया था साथियों? तो ये दिया गया था हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? तो एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 नई दिल्ली में। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले यहाँ दिया गया था 1947 में नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग का कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1951 में एशियाई खेलों का पहला संस्करण यहाँ पर कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? तो ये आपको ध्यान रखना है कि एशियाई खेलों का पहला संस्करण हम लोग का भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग का कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पर 1951 में भारत में एशियाई खेलों का दूसरा स्थान रहा है। और यहाँ पर कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? ये आपको बताना है। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित हम लोग के ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान आपका किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और किसको? तात्या टोपे को जो है ये पराजित किया था, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर दिया गया है कि होरोज के नेतृत्व में आपका ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था। किसके द्वारा? ह्यूगरोज के द्वारा। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का? ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूगरोज के द्वारा जो है ब्रिटिश जनरल ह्यूगरोज के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया गया था ह्यूगरोज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को कुछ यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित आपका जितना भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब दोनों ही क्या होंगे? एब्सेंट रहेंगे, तो उस समय संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? ये आपको बताना है। तो कौन करेगा साथियों? राष्ट्रपति करेगा या कौन करेगा? या सभापति करेगा? तो कौन हो जाएगा? ये हम लोग का राज्य के सभापति के द्वारा ये जो है क्या जाएगा? किसका? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो राज्य के सभापति के द्वारा जो है आपका संयुक्त बैठक को क्या आ जाएगा? ठीक है, अध्यक्षता किया जाएगा। जब हम लोग का लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित रहेंगे तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि उपसभापति, उपराष्ट्रपति जिसको कहा जाता है, वो हम लोग क्या करते हैं? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग का संसद का संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल में है? तो 108 आर्टिकल नंबर 108 में है। और ये जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 187 में यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आगे हम लोग का देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति देश का क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग को जिस प्रकार से यहाँ पर जैसे राजस्व प्राप्तियाँ देश नहीं करती, क्या बोला जा रहा है कि राजस्व प्राप्तियाँ देश नहीं करती है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, मतलब आगे पीछे हो गया। राजस्व प्राप्तियाँ अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से है कि उदयगिरी और खंडागिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है साथियों? तो उदयगिरी और खंडागिरी की प्रसिद्ध गुफाएं ये हम लोग का ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? उदयगिरी और खंडागिरी आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भुवनेश्वर को ओडिशा में स्थित है उदयगिरी और खंडागिरी। अब ये राजा खारवेल के द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उदयगिरी की प्रमुख जो गुफाएं हैं क्या है? हाथी गुम्फा है, रानी गुम्फा है, गणेश गुम्फा है और व्याघ्रा गुम्फा है। तो ये हाथी गुम्फा जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उदयगिरी की प्रमुख गुफाओं में से। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का जैसे मुख्य गुफाओं के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है और बादामी कर्नाटक में। ठीक है, ताबो हिमाचल में, क्रेमलियत मेघालय में। उसी प्रकार से आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर उत्तराखंड का रहस्य है। ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इस प्रकार से आज का हम लोग का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि साथियों आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।